नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट गोपाल शर्मा। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्लेस ऑफ सुइंग को। प्लेस ऑफ सुइंग जो कि हमें सेक्शन 15 से लेकर सेक्शन 20 के अंदर डिफाइन किया गया है अंडर सीपीसी 1908। प्लेस ऑफ सुइंग का मतलब होता है कि सूट को कॉन्स्टिट्यूट करना है। सूट जो कि वेरियस टाइप के होते हैं, जैसे कि जो सूट रिलेटेड होता है आपके पास में मूवेबल प्रॉपर्टी से, इमूवेबल प्रॉपर्टी से, जैसे कोई टोट से रिलेटेड मैटर हो, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, मैट्रिमोनियल प्रोसीडिंग से रिलेटेड, या आपके पास में कोई अकाउंट से रिलेटेड मैटर्स होते हैं, वो सूट्स होते हैं। बेसिकली सूट की जो जुरिस्डिक्शन होती है वो मैटर डिसाइड करती है कोर्ट कि भाई ये कोर्ट किसके पास में पावर है डिसाइड करने की। लेकिन भाई कई कई वेरियस जगह होती है जहाँ पर ऐसी सर्कमस्टेंसेस होती है कि भाई वहाँ जुरिस्डिक्शन लगती नहीं है कोर्ट की। तो आज हम इसी की बात करने जा रहे हैं कि भाई कौन सी कोर्ट है जो किसी सूट को ट्राई कर सकती है, जहाँ पे सूट इंस्टीट्यूट हो सकता है, मतलब कि सूट कहाँ प्लेस हो सकता है। बेसिकली हम इनका अगर ब्रीफ देखते हैं तो सेक्शन 15 बोलता है कि भाई जो सूट है, कोई भी सूट है, वो कहाँ इंस्टीट्यूट होगा। भाई कोई एक प्रोसीजर तो होता है ना कि पहले सूट कहाँ इंस्टीट्यूट होगा, फिर कहाँ पे इंस्टीट्यूट होगा। तो भाई सबसे पहले जो सूट इंस्टीट्यूट होता है वो लोअर कोर्ट में होता है, मतलब कि लोएस्ट ग्रेड की कोर्ट होती है, उसमें इंस्टीट्यूट होता है। उसके बाद में धीरे धीरे वो कोर्ट की स्टेजेस होती है जहाँ पे मतलब सूट आगे सर्वाइव करता है या प्रोसीड करता है। इसके बाद में अगर सेक्शन 16 से 18 देखते हैं तो ये बात करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सूट की। सेक्शन 19 की बात करते हैं तो सेक्शन 19 बात करता है मूवेबल प्रॉपर्टी से, मतलब जो मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सूट्स है उनकी बात करता है सेक्शन 19। सेक्शन 20 बात करता है कि भाई जहाँ पे 15 से 19 की जो जुरिस्डिक्शन होती है, जहाँ पे सूट इंस्टीट्यूट होता है। अब मान लीजिए कि हम समझ ही नहीं पा रहे कि भाई सेक्शन 15 से 19 के बीच में कि भाई यहाँ सूट होगा कि नहीं होगा, तो इस तरीके के जो मैटर्स होते हैं उनको डील करता है सेक्शन 20। सेक्शन 15 से हम स्टार्ट करते हैं तो सेक्शन 15 वही बेसिकली हमने बताया कि सेक्शन 15 बात करता है कि कोई भी सूट इंस्टीट्यूट करना है तो आप सबसे पहले उसको लोएस्ट ग्रेड की कोर्ट में, या जो कोर्ट कॉम्पिटेंट है और वो लोएस्ट कोर्ट है, वहाँ पे सूट को इंस्टीट्यूट करेंगे। जो मैटर को डिसाइड कर सके, सुन सके, उस टाइप की कॉम्पिटेंसी वाली कोर्ट में मैटर को हम लगाएंगे, सूट को इंस्टीट्यूट करेंगे। अब बात आती है कि भाई कई बार क्या होता है कि हायर कोर्ट होती है जो लोअर कोर्ट के मामले को सुन लेती है। तो ऐसे में जो मैटर सब सुनती है तो इस तरीके की जो प्रोसीडिंग होती है वो इरेगुलर प्रोसीडिंग होती है। लेकिन जब मान लीजिए कि अगर आपके पास में लोअर कोर्ट क्या कहती है, हायर कोर्ट के मैटर को डील कर रही है, हायर कोर्ट के मैटर को सुन रही है, तो ऐसे में क्या होगा, जो मैटर होगा वो वर्ड हो जाएगा और कोर्ट क्या करेगी। ऐसे में क्या होता है कि मैटर वर्ड हो जाता है इस तरीके के में। तो अब एक बात आती है कि भाई कई बार कोर्ट में क्या होता है कि पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन होती है, मतलब रकम से रिलेटेड मैटर होते हैं उसके अंदर। तो पार्टी क्या करती है, कम ज़्यादा करके जुरिस्डिक्शन तय कर लेती है अपने कोर्ट में, या फिर उसको लगाने की कोशिश करती है। अब मान लीजिए कि उसने इंस्टीट्यूट कर दिया सूट को, तो ऐसे में क्या होगा भाई, कोर्ट क्या करेगी, ऐसे में जब जुरिस्डिक्शन तय करती है खुद पार्टी, तो ऐसे में कोर्ट जो होती है वो अंडर ऑर्डर 7 रूल 10 के अंदर जो प्लांट जिसको कि पार्टी ने दाखिल किया है उसे रिटर्न कर देगी कि भाई नहीं, आप ऐसे दाखिल नहीं कर सकते हो। ठीक है। अब बात आती है कि भाई सेक्शन 15 को रूल ऑफ प्रोसीजर बोला है। ये रूल ऑफ प्रोसीजर कहाँ से आया? ये एक केस था, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था, मोहिनी मोहन वर्सेस कुंज बिहारी के केस में। ये बोला कि भाई रूल जो 15 है, सेक्शन 15 है, वो रूल ऑफ प्रोसीजर है, जो कि क्या होता है कि भाई वो कभी भी किसी भी जुरिस्डिक्शन को प्रभावित नहीं करेगा। भाई कोई इंस्टीट्यूट करना है सूट को तो भाई लोएस्ट कोर्ट की जो कोर्ट है उसमें इंस्टीट्यूट करना है, सिंपल सी बात है। अब अगर हम आगे बात करते हैं टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के 4 क्लासेस होती है। 4 क्लासेस की तरीके की होती है भाई। पहली होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी, दूसरी होती है मूवेबल प्रॉपर्टी, तीसरी होती है कि भाई कोई कंपनसेशन कर रहे हैं किसी रॉन्ग के लिए, कि भाई कोई रॉन्ग कमिटेड हुआ, जैसे कोई टॉर्ट से रिलेटेड है, कोई कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड मैटर है उनमें। और चौथी बात आती है कि भाई अदर टाइप के जो मैटर होते हैं या सूट्स होते हैं उनमें। अब बात करते हैं, हम डील करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी। जो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सूट होते हैं जो सेक्शन 16 से 18 के अंदर दिया गया है अंडर सीपीसी 1908 के अंदर। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो सूट होते हैं उनमें एक्चुअली क्या होता है कि किस कारण से, मतलब हमारे पास कुछ पॉइंट्स है जिसमें हमने बताया कि भाई किस रिलेटेड मैटर्स होते हैं। जब हमको रिकवरी करनी है मतलब प्रॉपर्टी की विद और विदाउट रेंट प्रॉपर्टी को। दूसरा, उसमें कोई पार्टीशन करवाना है। तीसरा, कि मान लीजिए वो इमूवेबल प्रॉपर्टी मॉर्गेज है या चार्ज है,
उसमें अगर फोरक्लोजर से रिलेटेड मैटर है, सेल से रिलेटेड मैटर है या रिडम्पशन से रिलेटेड मैटर है, ठीक है। अब उस चौथी बात कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि कोई इंटरेस्ट चाह रहे हैं अपन उस इमूवेबल प्रॉपर्टी में, या फिर कोई अदर राइट मांगना चाह रहे हैं जिसका डिटर्मिनेशन करवाना चाह रहे हैं हम कोर्ट से, ठीक है। पांचवी बात आती है कि भाई कोई रॉन्ग कमिटेड हुआ। रॉन्ग कमिटेड कैसे कि जैसे कोई टॉर्च से रिलेटेड मैटर हो उसके अंदर, तो इस टाइप के मैटर हो गए। ये इस तरह के जो मैटर्स होते हैं इनके लिए जहाँ पे प्रॉपर्टी सिचुएट करती है वहाँ पे कोर्ट की जुरिडिक्शन होगी। मतलब जहाँ पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी जो सिचुएटेड है वहाँ पे कोर्ट की जुरिडिक्शन होगी। अब अगर हम इसके प्रोविजो की बात करते हैं तो प्रोविजो क्या कहना चाहता है। मान लीजिए कि कोई रॉन्ग कमिटेड हुआ है ना, और उस रॉन्ग की रेमेडी हम कैसे ले सकते हैं कि भाई कोई डिफेंडेंट के ओबीडियंस से ले सकते हैं। उसकी रेमेडी सिर्फ ओबीडियंस से प्राप्त की जा सकती है डिफेंडेंट के। तो भाई ऐसे में जो प्रॉपर्टी की जो जुरिडिक्शन है वो किन बातों पे डिपेंड करती है, तो वो दो बातों पे डिपेंड करेगी। पहली बात कि जहाँ पर आपके प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, दूसरी बात कि भाई जहाँ पे डिफेंडेंट रह रहा है या फिर उसने अपना कोई बिजनेस को कैरी कर रहा है, या वो कोई पर्सनली वर्क कर रहा है, किस चीज़ के लिए, कोई गेन के लिए या प्रॉफिट के लिए। वैसे अब हम इसको उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि जैसे कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, उसने प्लेंट दाखिल किया है किसी कोर्ट में कि भाई ये जो डिफेंडेंट है इसने ये मेरे से रॉन्ग कंपनसेशन ले रहा है। रॉन्ग कंपनसेशन क्या कि भाई उसने उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे पोजीशन कर रखा है जबरदस्ती का, ठीक है। अब इसमें क्या है कि प्लेंटिव जो है वो रिलीफ लेना चाह रहा है कि भाई रिलीफ लेने के लिए वो क्या करेगा, वो किसी कोर्ट में मुकदमा दाखिल करेगा, ठीक है। तो जब वो मुकदमा दाखिल करेगा तो वो मुकदमा कैसे लाया करेगा, मतलब कि वो मुकदमा किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले बात आती है कि जहाँ पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहाँ पे वो मुकदमा दाखिल कर सकता है। दूसरी बात कि डिफेंडेंट जहाँ रह रहा है या फिर बिजनेस कर रहा है या फिर कैरी कर रहा है कोई पर्सनली वर्क को। ये तो थी सेक्शन 16 की बात। हम सेक्शन 17 की बात करते हैं तो सेक्शन 17 बोलता है कि भाई जहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग सूट की जुरिस्डिक्शन एक या एक से ज़्यादा कोर्ट में है, कि मतलब आप एक से ज़्यादा कोर्ट के अंदर दाखिल कर सकते हैं सूट को। तो हम इस जो सूट है किसी भी कोर्ट में जाके दाखिल कर सकते हैं। बस शर्त ये रहती है कि भाई वो जो जहाँ पे भी हमने कोर्ट इंस्टीट्यूट किया है सूट को, वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए मैटर को सुनने में। अब हम बात करते हैं सेक्शन 18 की। सेक्शन 18 में ये बात आती है कि भाई कई बार क्या होता है कि समझ में नहीं आता कि ये प्रॉपर्टी किस जगह सिचुएट कर रही है, कि किसकी जुरिस्डिक्शन में ये प्रॉपर्टी आती है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि जहां भी जिस भी कोर्ट के अंदर सूट इंस्टीट्यूट हुआ है वो कोर्ट क्या करेगी, एक रिकॉर्ड रीजन कर देगी, और रिकॉर्ड रीजन करने के बाद में पार्टी को बोलेगी कि भाई आपकी जुरिस्डिक्शन इस कोर्ट में जाती है, आप उसमें जाके सूट को दाखिल कीजिए। अब इसकी जो सेकंड पॉइंट है सेक्शन 18 का, वो बात करता है कि मान लीजिए कि कोई पार्टी ने इस चीज़ के रिगार्डिंग ऑब्जेक्शन कर दिया। अब ये ऑब्जेक्शन कहाँ करती है पार्टी, जो ऑब्जेक्शन करती है वो करती है अपीलेट कोर्ट में या रिविजनल कोर्ट के अंदर, कि भाई जो कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है ना, तो उसके पास में वो पावर ही नहीं थी, मतलब कि उसके पास में वो जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी कि उस कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है, ठीक है। तो अब अपीलेट कोर्ट या आपके पास में रिविजनल कोर्ट क्या करेगी कि उस वही ऑब्जेक्शन में देखेगी कि भाई कहीं फेलियर ऑफ जस्टिस तो नहीं हो रहा है, इस चीज को देखेगी पहले, और उस ऑब्जेक्शन का जो मेन पॉइंट है उसको उठा के देखेगी कि भाई कहीं अनसर्टेनिटी तो नहीं हुई है, कि कहीं हुई थी या नहीं हुई थी। इस चीज को वो मेन पॉइंट से उठा के देखेगी। ये बात कहता है आपका सेकंड पॉइंट सेक्शन 18 का। अब बात करते हैं हम मूवेबल प्रॉपर्टी की। मूवेबल प्रॉपर्टी जो हमको डिफाइन किया है सेक्शन 19 ऑफ सीपीसी के अंदर, ये रिलेटेड होता है कि भाई कोई कंपनसेशन फॉर रॉन्ग के लिए। मान लीजिए कि जैसे कि कोई गलत कमिटेड हुआ या भाई कोई रॉन्ग कमिटेड हुआ किस चीज़ से, कि भाई किसी बॉडी के अगेंस्ट में या फिर किसी मूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में कोई रॉन्ग कमिटेड होता है। तो अब ऐसी जगह पे जुरिस्डिक्शन कहाँ लाई करेगी, तो भाई ये इस दो पॉइंट पे डिपेंड करता है कि पहली बात जहाँ पे रॉन्ग कमिटेड हुआ है वहाँ पर ये जुरिस्डिक्शन लाई करेगी। दूसरी बात जहाँ पे डिफेंडेंट रिसाइड करता है वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इंस्टीट्यूट कर सकते हो सूट को। सेक्शन 20 की बात कर लेते हैं। सेक्शन 20 का कहता है कि भाई जहाँ पे सेक्शन 15 से लेकिन सेक्शन 19 के प्रोविजन लागू नहीं होते, प्रोविजंस लागू नहीं होते हैं, वहाँ पर सेक्शन 20 डील करता है। जैसे कि मान लीजिए कि बहुत सारे प्लेंटिफ और बहुत सारे डिफेंडेंट्स हैं,
ठीक है, और वो सब रिसाइड करते हैं आपके पास में, यानी निवास करते हैं दिल्ली के अंदर या कोलकाता के अंदर, कहीं पे भी निवास करते हैं वो लोग, एक जगह पे ही निवास करते हैं सारे प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। तो जो कोर्ट जहाँ पे सूट इंस्टीट्यूट होगा वो आपके पास में उसी जुरिडिक्शन में होगा जहाँ पे ये सभी निवास कर रहे हैं। अब बात आती है कि भाई बहुत सारे डिफेंडेंट्स थे, अब ये डिफेंडेंट्स अलग अलग जगह पे रिसाइड कर रहे हैं, कैसे कि मान लीजिए एक दिल्ली रह रहा है, एक कोलकाता रह रहा है, एक गुजरात रह रहा है। तो अब ऐसे में क्या होगा कि भाई, अब ऐसे में ये होगा कि या तो कोर्ट परमिशन दे दे इंस्टीट्यूट करने की सूट की, भाई आप इस जगह पे जाके सूट को इंस्टीट्यूट कीजिए। दूसरी बात आती है कि भाई इन सभी जो डिफेंडेंट्स है ये सब मिलके एक एक्यूशंस कर ले, कि मतलब कि एक समझौता कर ले कि भाई हम इस जगह पे जाकर सूट को चलाएंगे, मतलब कि ये जो सूट इंस्टीट्यूट हुआ है इस सूट को चलाएंगे, मतलब कि यहाँ पे जाके सारा मैटर सुना जाएगा और डिसाइड किया जाएगा, जो कहीं पे भी हो सकते हैं, चाहे दिल्ली हो, गुजरात हो, चाहे आपके पास में कलकत्ता हो। अब जैसे कि मान लीजिए कि मतलब सूट इंस्टीट्यूट कहाँ पे भी हो सकता है, कि जैसे मान लीजिए कॉज ऑफ एक्शन जहाँ पे अराइज हुआ वहाँ पे भी सूट इंस्टीट्यूट हो सकता है। अभी जो कॉज ऑफ एक्शन है ये चाहे कुछ रूप में हुआ हो या फिर पूरे रूप में हुआ हो, मतलब कि पार्टली हुआ हो या फिर जो अराइज हुआ वो वॉली हुआ हो, पूरा हुआ हो आपके पास में। अब इसके अंदर एक एक्सप्लेनेशन दे रखा है जहाँ बताया गया है कि भाई कोई कॉरपोरेशन से रिलेटेड मैटर है, तो वहाँ पे जो वहाँ पर सूट जो इंस्टीट्यूट होगा वो कहाँ कहाँ हो सकता है। तो भाई ये जो सूट इंस्टीट्यूट हो सकता है ये प्रिंसिपल ऑफिस में हो सकता है, या फिर उसके कोई सबऑर्डिनेट ऑफिस जहाँ पर है वहाँ पर ये सूट इंस्टीट्यूट हो सकता है। अब बात करते हैं हम सेक्शन 21 की। सेक्शन 21 क्या बात करता है? सेक्शन 21 बात करता है कि भाई कोई पर्सन है और वो ऑब्जेक्शन उठाना चाहता है, ठीक है, तो क्या करेगा कि भाई अगर वो उसको ऑब्जेक्शन उठाना है तो भाई वो या तो अपीलेट कोर्ट में उठाए या रिविजनल कोर्ट में उठाए। अब भाई आप पूछेंगे कि किन कारणों पे ऑब्जेक्शन उठाना होगा, तो भाई वो ऑब्जेक्शन उठा सकता है प्लेस ऑफ सुइंग को लेके, दूसरी बात आती है पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन को लेके, तीसरी बात आती है कॉम्पिटेंसी ऑफ एग्जीक्यूटिंग कोर्ट को लेके। मतलब कि जैसे मान लीजिए तीसरे पॉइंट ये कहता है कि भाई कि कोई कोर्ट ने डिक्री डिसाइड कर दी, अब डिक्री डिसाइड कर दी तो वो कोर्ट क्या करेगी, या तो खुद एग्जीक्यूशन कर सकती है उस डिक्री का, या फिर किसी दूसरे कोर्ट को बोल के उस चीज़ का एग्जीक्यूशन करवा सकती है, ठीक है। तो भाई अब उसकी कॉम्पिटेंसी को ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, है ना, तो अगर आप उसकी कॉम्पिटेंसी को ऑब्जेक्ट कर रहे हैं तो वो जो आप कॉम्पिटेंसी को ऑब्जेक्ट करेंगे वो या तो आप उसके अपीलेट कोर्ट में करेंगे या रिविजनल कोर्ट में करेंगे। और जो ये रिविजनल कोर्ट में या अपीलेट कोर्ट में आपने जो ऑब्जेक्शन को किया है ये आपको तनकी बनने, मतलब इशू को डिसाइड करने से पहले पहले उठाना पड़ेगा। मतलब कि क्या होगा कि बिफोर द सेटलमेंट ऑफ इशू से पहले पहले आपको उसको जो ऑब्जेक्शन है उसको उठा लेना होगा। अब बात आती है कि भाई सेक्शन 21A क्या कहता है। भाई ये क्या कहता है कि सूट को बार कर देता है। सूट को कैसे बार कर देता है कि मान लीजिए आपने जो ऑब्जेक्शन उठाया था, ऑब्जेक्शन अपीलेट कोर्ट में या रीजनल कोर्ट के अंदर उठाया था, अब मान लीजिए कि उसमें कोर्ट ने अपनी डिक्री बना दी और कोर्ट ने जो भी डिक्री बनाई, अब आप क्या होगा कि मान लीजिए आपके अगेंस्ट में डिक्री बना दी, तो अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप सब्सटेंटिव सूट नहीं ला सकते, मतलब कि रेस जुडिकेटर डायरेक्टली आपके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अब ये तो थी हमारे प्लेस ऑफ सूट से बात। अब बात आती है कि भाई कई बार क्या होता है कि जो सूट इंस्टीट्यूट हो गया, अब दूसरी पार्टी चाहती है कि भाई इसका ट्रांसफर हो सके, तो इस ट्रांसफर को हमारे को बताया गया है सेक्शन 22 से लेकर 25 के अंदर। सेक्शन 22 क्या कहता है कि भाई जब कोई सूट है वो एक से ज़्यादा जगह कोर्ट में एक से ज़्यादा कोर्ट के अंदर इंस्टीट्यूट किया जा सकता है, ठीक है। और मान लीजिए कि कोई पार्टी ने उसको इंस्टीट्यूट कर दिया किसी कोर्ट के अंदर, लेकिन भाई अब आपका डिफेंडेंट चाहता है कि नहीं, मैं इस जगह पे सूट को ना लड़के मैं इस जगह पे दूसरी जगह पे सूट को लड़ना चाहता हूँ, तो वो क्या करेगा, एक एप्लीकेशन लगा देगा। अब ये एप्लीकेशन लगाएगा तो कोर्ट क्या करेगी, दूसरी पार्टी को नोटिस भेज के बुलवाएगी, और ये जो एप्लीकेशन होगी ये हमेशा क्या होगा कि भाई आपके जो बिफोर द सेटलमेंट ऑफ इशू से पहले लगानी चाहिए। मतलब कि तो तनिकी को जो जब कोर्ट डिसाइड कर देती है उससे पहले पहले ये क्या करेगी, कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगा देगा कि भाई इस सूट को ट्रांसफर किया जाए। ये तो बात कहता है सेक्शन 22। अब हम बात करेंगे सेक्शन 23 की। भाई सेक्शन 23 क्या कहता है, भाई ये एप्लीकेशन कहाँ कहाँ लगेगी। भाई ये एप्लीकेशन होता है ना कि कहाँ लगेगी, ये बात आती है। तो मान लीजिए कि भाई ये जो दोनों कोर्ट है ना, ये सबऑर्डिनेट है किसी अपीलेट कोर्ट के, तो भाई ये एप्लीकेशन सीधी अपीलेट कोर्ट के अंदर जाके लग जाएगी। दूसरी बात आती है कि भाई ये जो दोनों कोर्ट है ये सबऑर्डिनेट कोर्ट से किसी हाई कोर्ट के,
किसी पर्टिकुलर हाई कोर्ट की दोनों सबऑर्डिनेट कोर्ट थी, तो भाई आप एप्लीकेशन लगाओ हाई कोर्ट के अंदर किस चीज़ की, ट्रांसफ़र की। तीसरी बात आती है कि भाई अगर ये दोनों कोर्ट सबऑर्डिनेट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट कोर्ट्स की, तो भाई अब जो एप्लीकेशन लगेगी ट्रांसफ़र की वो कहाँ पे लगेगी, तो ये वहाँ पे लगेगी जहाँ सबसे पहले सूट इंस्टीट्यूट हुआ था, कहाँ पे, जिस हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट कोर्ट में जहाँ पर ये सूट इंस्टीट्यूट हुआ था, तो उस हाई कोर्ट में जाके एप्लीकेशन लगेगी। मतलब कि मान लीजिए कि आपने जहाँ सबसे पहले सूट इंस्टीट्यूट किया और उसका जो हाई कोर्ट है जिसके वो सबऑर्डिनेट कोर्ट में हमने सूट इंस्टीट्यूट किया था, अब उस हाई कोर्ट के अंदर हमारी जाके एप्लीकेशन लगेगी इस चीज़ के रिगार्डिंग। अब बात आती है सेक्शन 24 और 25। सेक्शन 24 और 25 बड़े ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है या प्रोविजंस है अंडर सीपीसी। तो सेक्शन 24 की बात आती है कि भाई हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसी भी स्टेज पे पार्टी ने जो पार्टी की एप्लीकेशन लगाई है या फिर खुद से मतलब कि सोएमोटो का मतलब क्या होता है कि खुद कोर्ट कोग्निजेंस ले लेती है, ठीक है। ऐसे में क्या कहता है कि है ना, अब ये जब काम करेगी तो वो क्या कहती है कि पार्टीज को नोटिस भेजेगी कि भाई कि दूसरी पार्टी सूट को ट्रांसफर करना चाहती है ना, तो वो नोटिस भेजेगी और नोटिस भेज के सूचित करेगी। लेकिन सुओमोटो के अंदर कभी भी कोर्ट जरूरी नहीं होता कि वो दूसरी पार्टी को नोटिस भेज के सूचित करे ही, ठीक है। अब क्या हो सकता है कि भाई ये हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास में बहुत पावर होती है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को संभालने की, उनको वर्क देने की। तो अब मान लीजिए कि ये कोर्ट क्या क्या कर सकती है वो बताता हूँ मैं आपको। पहली बात आती है कि भाई ट्रांसफर कर सकती है किसी भी सूट का किसी भी दूसरे कोर्ट के अंदर जो उसके सबऑर्डिनेट में हो, ठीक है। या फिर है ना विड्रॉ करवा देगी किसी भी मैटर या किसी भी चीज़ को, ठीक है। और उसमें क्या करेगी, खुद सुन सकती है मैटर को, खुद ट्रायल कर सकती है उस चीज़ का, ट्रांसफ़र कर देगी दूसरे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में, या फिर जिस सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर उसने दूसरी कोर्ट के अंदर ट्रांसफ़र किया है वो वापस से उसमें से मैटर को उठाएगी और जो पहले ही कोर्ट थी मतलब कि वापस रीट्रांसफ़र कर देगी। ये तीसरी बात कहता है आपके पास में जो ये कोर्ट्स होती है पावर। थर्ड बात करते हैं कि भाई जो ये हाई कोर्ट होती है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है इनके पास में इतनी पावर होती है कि भाई किसी भी केस का विड्रॉ करवा सकती है किसी भी कोर्ट में से, और किसी भी कोर्ट से दूसरे कोर्ट के अंदर क्या कर सकती है, इस मैटर को चलवा सकती है आपके पास में, ठीक है। जहां पर उस मैटर को सुनने का जुरिस्डिक्शन ही नहीं था ऐसे कोर्ट में भी उसका ट्रांसफर कर सकती है, ठीक है। जब कोई केस है, ये पांचवा पॉइंट बताने जा रहे हैं हम कि कोई केस है जिससे कि ट्रांसफर या विड्रॉ किया गया था, कहाँ से, स्मॉल कोर्स ऑफ कोर्ट से उसका क्या किया गया था कि ट्रांसफर किया गया था, और जिस कोर्ट में ट्रायल के लिए भेजा तो वो ऐसा समझा जाएगा कि भाई वो उसको डील कर रहा है जैसे कि स्मॉल कोर्स ऑफ कोर्ट करता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लास्ट जो सेक्शन है 25 डील करता है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है कि भाई आपने सुप्रीम कोर्ट में गए और वहाँ आपने एप्लीकेशन लगाई, सुप्रीम कोर्ट खुद से सो मोटो नहीं लेता, ठीक है। आपने वहाँ पे एप्लीकेशन लगाई, एप्लीकेशन लगाते हैं कि भाई हम इस मैटर को ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं या फिर जो भी है, आपने उसकी एप्लीकेशन लगाई। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी भाई, दोनों पार्टीज़ को नोटिस भिजवा देगी और दोनों पार्टीज़ को सुनेगी। जब वो सुन लेगी तो भाई उसके बाद में वो इसका एक रीज़न देगी कि भाई, ताकि ये रीज़न क्यों देती है कि भाई ताकि एंड ऑफ जस्टिस हो सके किसी भी सूट का, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या होती है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है तो भाई वो किसी भी जो भी हाई कोर्ट है वहाँ, जो हाई कोर्ट सबऑर्डिनेट्स होती है सुप्रीम कोर्ट की, तो वो वहाँ पे मैटर को ट्रांसफ़र कर देगी, ठीक है। या फिर कोई अनादर स्टेट में भी भेज सकती है मैटर को, भाई कि आप इस अनादर स्टेट में जो मतलब उस सूट से रिलेटेड ही नहीं था उस स्टेट में भी भेज सकती है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि भाई जो आपने एप्लीकेशन लगाई वो जैसे मान लीजिए कि है ना झूठी है या फिर तुच्छ टाइप की एप्लीकेशन लगाई है आपने कि जिसमें गलत है सब कुछ, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट आपके ऊपर 2000 रुपये का जुर्माना भी लगा सकती है, फाइन भी लगा सकती है, ठीक है। आप जो ये एप्लीकेशन लगाते हो भाई, ये एप्लीकेशन होती है, एक परमिशन होती है। परमिशन कैसे कि भाई आप बाय मोशन पे जाते हो, जो एप्लीकेशन मेड होती है वो बाय मोशन पे होती है, जो कि एफिडेविट को सपोर्ट करता है भाई कि मतलब आप जो एप्लीकेशन लगाते हो ना वो एक एफिडेविट ही होता है, ठीक है। अब बात आती है कि भाई जो आपने ट्रांसफर किया है केस को, मान लीजिए कि आपने जो केस का ट्रांसफर किया है, ठीक है,
तो अब जहाँ मान लीजिए कि आपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में उसका ट्रांसफर कर दिया, तो अब जो लॉ एप्लीकेबल होगा वो वहीं का लॉ लगेगा जहाँ पर ओरिजिनल स्टोरेज इंस्टीट्यूट हुआ था। तो ये था हमारे पास में प्लेस ऑफ सोइंग। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। इसी के साथ धन्यवाद।